कुरुक्षेत्र की इस धरती से आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम विधिवत तौर पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सत्र के साथ। हमारे मेहमान काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे बीच काफ़ी देर से पहुंच चुके हैं। एडवोकेट सोमवीर, मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ और सबसे पहले मैं अपनी कलीग अनन्या से रिक्वेस्ट करूँगी कि अनन्या आप मंच पर आएँ। अनन्या इस सत्र का संचालन करेंगी। एडवोकेट सोमवीर, आप मंच पर आएं, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा। धीरज गुलाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी शांडिल्य हमारे बीच पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, आप मंच पर आमंत्रित हैं। दीपक चोपड़ा समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सत्र में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस धरती में आगे की संभावनाएं हैं, क्या कुछ भूत रहा, क्या भविष्य रहा, इन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू अनन्या। एक और कौन रह गया? आवाज आवाज माइक की आवाज। बोलो बोलो बोलो। म्यूट है क्या? म्यूट है क्या? नीचे से देखो। बोलो बोलो बोलो। ये लो। हेलो 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 हेलो, शुरू करो। गौ गीता गार्गी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बात अगर हम गीता की कर रहे हैं और अगर हम कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं, तो सबसे पहले शुरुआत गीता से ही, क्योंकि गीता हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। जीवन का सार गीता में छिपा हुआ है। और आज के समय में जब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा युवा है वो ट्रैक से कुछ हटता जा रहा है, तो उसको गीता का सार, गीता के बारे में बताना भी अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। धीरज गुलाटी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीनाक्षी शांडिल, आपका भी बहुत बहुत प्रेम स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ सोमवीर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धीरज जी आपसे ही, भगवत गीता आज के जीवन चक्र में कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है? और अगर हम बात गीता के संदेशों की करें, तो आज के समय में उन संदेशों का लोग कितना ध्यान रख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं? जी, माइक इज नॉट वर्किंग। एक बार टीम ये लीजिए आप। आज इस कार्यक्रम में गौ गीता गार्गी हरियाणा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से सबसे पहले तो आज इस योगेश्वर कृष्ण की धरा पर इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे चैनल को बधाई देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि आज के संदर्भ में गीता की क्या प्रासंगिकता है, क्या आवश्यकता है। गीता युगों युगों से जनमानस में, लोगों के जीवन शैली में ऐसे रच बस गई है, ऐसे समा गई है कि हम कुछ भी अगर हम देखें, आजकल के जो वातावरण है, आजकल जो आजकल समाज में चल रहा है, उसके लिए गीता की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती से गीता का उपदेश दिया, लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाया, और उस तरीके के साथ साथ हमें यह बताया कि कर्म जो है वो प्रधान है। और इसी तरह से हमें अपने जीवन, किस तरह से हमें अपने जीवन जीना चाहिए, किस तरह से हमें अपना रोजमर्रा के जो कार्यक्रम, जो काम है वो करने चाहिए। और आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और ये कहा जाता है कि अगर एक बार आपने
गीता पढ़ ली तो आपने जीवन का सार समझ लिया, जीवन क्या है ये समझ लिया। डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, जीवन का सार क्या आज का जो युवा है वो ये समझ पा रहा है, और क्या हम जो आज का यूथ है उसको प्रेरित कर पा रहे हैं कि आप गीता पढ़िए, क्योंकि अब लोग उस ट्रैक में नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि उतना समय नहीं है लोगों के पास कि वो, और ये भी कहा जाता है कि आपने गीता पढ़ ली, गीता के संदेशों को समझ लिया तो आप भगवान से जुड़ गए। जी, अपनी प्रक्रिया देने से पहले सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष और नवरात्रोत्सव की शुभकामनाएं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिलता है, लेकिन आज जो हमारा यूथ है वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपने यंग जनरेशन को, अपने यूथ को अगर हमें ट्रैक पे लाना है, अगर हमें उन्हें समझाना है, तो गीता के विषय में जागरूकता जो है वो हमें फैलानी होगी। उन्हें जागरूक करना होगा कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो गीता में है। आप देख सकते हैं कि जैसे आज कल के जो बच्चे हैं वो कोई भी काम करते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिलता वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हमें इन चीज़ों के ऊपर विजय पाना है, अपनी जनरेशन को ट्रैक पे लाना है, तो हमें उसके लिए गीता के विषय में जो है वो जागरूक करना होगा अपनी जनरेशन को, और उन्हें समझाना होगा। क्योंकि गीता में ये उपदेश भी दिया है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर, भगवान पर छोड़ दो आप अपना काम करके। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आजकल के युवा को हमें ये चीज़ें समझानी होगी, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो क्या है कि उनकी मानसिकता है कि हमने कोई काम किया उसका रिजल्ट हमें उसी वक्त हमें मिले। तो इसलिए गीता की प्रासंगिकता के लिए हमें आज के युवा को जागरूक करना होगा और उन्हें इसके विषय में समझाना होगा कि हमारी सारी समस्याओं का, हमारे जीवन का सार जो है वो गीता में ही निहित है। बिल्कुल, गीता के सार को भी लोग समझ रहे होंगे, और ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि गीता कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। क्योंकि डॉक्टर मीनाक्षी ने जिस तरह से बताया कि लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर आजकल इतना पेशेंस नहीं है कि वो काम के बाद इंतज़ार कर सकें कि उनको फल कब मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, और यही गीता का उपदेश है कि आप कर्म करिए लेकिन फल की चिंता मत करिए। एडवोकेट सोमवीर जी हैं। सोमवीर जी, आप कैसे देखते हैं गीता, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए आज का यूथ है वो ट्रैक पर नहीं है और लोगों की समझ गीता को लेकर उतनी नहीं है। बहुत सारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, शायद बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गीता पढ़ी होगी या वो पढ़ने में रुचि रख रहे होंगे। मीनाक्षी जी को हमने सुना, वो बोल रही हैं कि जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक जागरूकता नहीं होगी तो लोगों की उसको लेकर, भगवत गीता को लेकर रुचि नहीं होगी। आप क्या देखते हैं? आज के हमारे नववर्ष के अवसर पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से जो आयोजन हुआ उसके लिए मैं इनकी सारी टीम को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देता हूं। और ऐसे विषय पर जिस पे हमारा युवा बहुत ज़्यादा भ्रमित है, जिसे पता ही नहीं है कि हमारे साहित्यों में, हमारी गीता में क्या लिखा हुआ है। गीता के अंदर 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और रोज़ हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान उन 700 श्लोकों में है। अगर हमारा युवा गीता का अध्ययन ध्यानपूर्वक कर ले तो उसे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं बता पाते। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को लाएँ। गीता का प्रॉपर तरीके से एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। बच्चों को स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक गीता का अध्ययन कराना चाहिए, और समाज में भी जागरूकता के माध्यम से हमें गीता के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। जिसको गीता का ज्ञान हो जाता है वो अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता, कभी हताश नहीं हो सकता, कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता।
इसके लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की जरूरत है। युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की जरूरत है, ये हम लगातार कह रहे हैं। और जब हम बात गौ गीता और गार्गी की कर रहे हैं तो गार्गी यानी कि महिला सशक्तिकरण पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। जब हम हरियाणा में मौजूद हैं, कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं, मीनाक्षी जी, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझती हैं, कैसे परिभाषित करेंगी? और हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं को अब कितना आगे पहले की अपेक्षा अब देख पा रही हैं? जी अनन्या जी, जो आज आपने विषय रखा है, दरअसल इस तरह के जो विषय हैं इनके ऊपर विचार मंथन बहुत आवश्यक है कि अगर इस तरह के विषय जो है वो समाज में हम उनके ऊपर विचार करते रहे तो हमारी जो समाज है वो। रही बात महिला सशक्तिकरण की, हमारे समाज में हम ये भूल जाते हैं और कटाक्ष करते हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते कि अगर हमें शक्ति की ज़रूरत है, अगर हमें किसी चीज़ के लिए हमें शक्ति चाहिए तो हम उसके लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, भगवती से मांगते हैं। और धन वैभव के लिए हम माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं और विद्या के लिए हम माँ सरस्वती के पास जाते हैं। जब हमारे समाज में देवियों को प्रमुख स्थान, तीनों प्रमुख चीज़ों के लिए हम देवियों के पास जाते हैं तो फिर हम अपनी शक्ति को कैसे भूल सकते हैं? कि हमारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होने चाहिए, हम कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए पहले मैं मानती थी कि पहले बहुत ज़्यादा गांव में जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पर जो है बच्चों को, लड़कियों को खास तौर पर नहीं पढ़ाया जाता था। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो बेटा बेटी हैं तो बेटे को स्कूल में एडमिशन कराया जाता था और बेटी का एडमिशन नहीं कराया, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि लड़कियों को तो क्या करना है, घर के काम ही करने हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे समाज में जागरूकता आ रही है, महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आज आप देख रहे हैं आगे आ रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं गाँव में, शहरों में। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने बाहर निकलना शुरू कर दिया, हमने जॉब कर ली, ये महिला सशक्तिकरण इससे हो गया, नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानती। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। जब तक हम मिल के, जो हमारे अभी भी ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाओं को आज भी दबाकर रखा जाता है, आज भी उनको घर के किसी भी परिवार के किसी निर्णय में शामिल नहीं किया जाता, उन्हें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अपनी इच्छा से कोई भी काम करने की आज़ादी नहीं। जब तक हम उन महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। अभी भी हमारी जो सरकार है उन्होंने एजुकेशन का जो राइट बनाया है उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, सभी के लिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, सबके लिए जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है। लेकिन आप उनको देख सकते हो आप स्कूल में जाके कि वहाँ क्या इस चीज़ का इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं। आज भी जो लड़कियां हैं पिछड़े क्षेत्रों में, गांव में, वहाँ आज भी जो परिवार के लोग हैं वो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। लेकिन महिला सशक्तिकरण तब होगा हम महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं ये सोचते कि हम पुरुषों से आगे निकले, ये महिला सशक्तिकरण का मतलब नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि हम लोग उनके लेवल पर आए, हम उनके बराबर आ सके, हमें घर के सभी निर्णयों में शामिल किया जा सके, पढ़ाई का, पढ़ने का, एजुकेशन का जो है वो अधिकार मिल सके, घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिल सके। और जब तक हम गाँव में, जब तक हम पिछड़े क्षेत्रों में हम उन बच्चों को आगे नहीं लाएंगे तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप फोर्स कर रही हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि अर्बन जो एरिया है वहाँ तो फिर भी स्थितियाँ ठीक है महिला सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर स्थितियाँ अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। और जब तक सुधार नहीं होता तब तक हम ऐसे विषयों को उठाते रहेंगे और महिला सशक्तिकरण की बात करते रहेंगे। धीरज गुलाटी जी, आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर हम होटल व्यवसाय की बात करते हैं और कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, धर्म नगरी है, पर्यटन बहुत है, यहाँ पर पर्यटन का हब है, कैसे देखते हैं आप, कितना और विकास होने की ज़रूरत है और पहले से अब कितना बदलाव आप पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र में देखते हैं?
जैसा कि आपको पता है कि कुरुक्षेत्र जो है एक धार्मिक पर्यटन के लिए यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सरकारों ने काम किया है, बहुत काम हुआ है कि यहाँ पे जैसे अब इस ब्रह्म सरोवर के अगर हम देखें कि यहाँ पे काफ़ी सुधार हुआ है, तो लोग बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी यहाँ पे काम चल रहा है अभी यहाँ पर भी और ज्योतिसर में भी। तो जैसे जैसे पर्यटन बढ़ता है वैसे वैसे होटल व्यवसाय के अंदर भी तरक्की होती है। परंतु अभी भी जो कुरुक्षेत्र में जो सबसे जो कमी है यहाँ पर वो ये है कि अभी यहाँ पे जो पर्यटन के लिए लोग आते हैं वो उनके लिए यहाँ धर्मशालाओं में या सब जगह तो व्यवस्था है, लेकिन जो लोग आते हैं वो सुबह आते हैं और शाम को यहाँ पर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर रुकने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ पे रुके यहाँ पे एक दिन का ही सुबह निकलते हैं और सारा स्थान देख करके और वापस अपने गाड़ी लेकर के। कोई इंसान अगर दिल्ली से चला और यहाँ आया, यहाँ आकर के उन्होंने ये ब्रह्म सरोवर देखा, ज्योतिसर देखा और एक दो जो हैं यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं वो देखे और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कुछ ऐसा हो कि जिसमें 2-3 दिन रुकने का कार्यक्रम हो, जहाँ पर कि लोग आएँ और यहाँ पर एक ऐसा कोई ऐसा आकर्षण रहे यहाँ पे कि लोग यहाँ पर रुकें और यहाँ पर आकर के जो है यहाँ मतलब जिससे पर्यटन बढ़ेगा, ये है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा समय यानी सुबह लोग आते हैं और शाम को निकल जाते हैं, टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पर और विकास होने की ज़रूरत है। हिस्ट्री से इसको जोड़कर रखा जा सकता है जिससे ये कहा जा सकता है कि टूरिज्म का और बड़ा हब धीरे धीरे कुरुक्षेत्र बनेगा। सोमवीर जी, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर हम बात कर रहे हैं, हम गौ को लेकर बात कर रहे हैं। अब महिला सशक्तिकरण में आप हरियाणा को कहाँ देखते हैं? हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है? कितना आगे महिला सशक्तिकरण को लेकर हरियाणा पहुंचा है? महिला सशक्तिकरण की जो बात है उस पर हरियाणा ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। काफ़ी महिलाएं हमारे यहाँ आई हैं और आज हम यहाँ मंच पर बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखते कि हम चारों में से 2 महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं। ये नारी सशक्तिकरण की देन है। हरियाणा ने काफ़ी तरक्की की है इस मामले में। हरियाणा की बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं और सबसे बड़ी बात, हरियाणा का जो पुरानी मिसाल रही है, अब तो हमारी बेटियां पहलवानी में भी सबसे आगे हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम करने की हमें ज़रूरत है। और मेरा मानना ये है कि नारी सशक्तिकरण में उस समय समझूं जब हमारे कदम से कदम चलाकर के साथ ना हमारे पुरुषों से एक कदम आगे जिस दिन हमारी नारियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ चलेंगी, मेरा मानना है कि उस दिन हम समझेंगे कि नारी सशक्तिकरण का असर हरियाणा में है। नारी वो शब्द है जिस पूरे समाज की उत्पत्ति यहाँ से होती है। बिना नारी के समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। बच्चा सबसे पहले जब जन्म लेता है तो माँ जन्म देती है। जब हमारी शुरुआत इस सृष्टि में आने की शुरुआत से लेकर और सारी चीज़ें माँ, बहन, बेटियों पर निर्भर हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम आगे हैं? आज भी हम आगे नहीं, हमारी माँ, बहन, बेटियाँ आगे हैं। फिर भी हमें नारी सशक्तिकरण में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और मेरा मानना है कि हमें इनको अपने से आगे लेके आने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी ज़रूरी है, महिला सशक्त भी तभी होगी जब महिला इंडिपेंडेंट होगी, यानी रोजगार भी ज़रूरी है। मीनाक्षी जी, कैसे देखती हैं आप? और अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ महिलाओं को मिल रहा है हरियाणा में और इसको लेकर सरकार कितना काम कर रही है? देखिए अनन्या जी, मेरा ये मानना है कि सरकार, जो हमारा भारत देश है जहाँ नारी को देवी माना जाता है, उस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो शंखनाद है, नारा बुलंद करने की आवश्यकता पड़ी है। पहले हमारे समाज में नारियों की पूजा की जाती थी, उनको देवी के समान माना जाता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि जो अभिभावक हैं वो अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालना नहीं चाहते, वो अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। और उसके लिए ही आपको शायद याद हो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले हरियाणा की इसी धरती से जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का शंखनाद किया था।
तो अगर हमें मैं ये मानती हूँ कि बेटी बचाओ के लिए या बेटी पढ़ाने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम अभी उस स्थिति पे नहीं है ना? तो हम जब तक उस स्थिति पर नहीं आते कि हमें इन तरह के स्लोगन्स की, इन तरह के नारों की, इन तरह के स्कीम्स की हमें आवश्यकता ना पड़े बेटियों के लिए, बेटियां अपने आप आगे आएं, उनमें हम आत्मविश्वास लाएं, और उसका जो बच्चों को हम आगे ला सकते हैं, महिलाओं को आगे ला सकते हैं, उसका सबसे बड़ा जो एक ही जो है रास्ता है वो है शिक्षा। अगर हम महिलाओं को शिक्षित करते हैं, अपनी बच्चियों को शिक्षित करते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें आगे आने से नहीं रोक सकती, और रोजगार उन्हें तभी मिलेगा जब वो शिक्षित होंगी और बाहर आएंगी, उनमें आत्मविश्वास आएगा, अपने ऊपर विश्वास करके वो काम करना शुरू करेंगी, तो उन्हें कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। और उम्मीद भी यही है कि जल्द ही वो समय भी आएगा जब हम महिलाओं के पीछे सशक्तिकरण जैसा शब्द लगाना बंद कर देंगे, सशक्तिकरण को लेकर बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि उम्मीद यही जगाई जा रही है कि इसको लेकर सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और कोशिश जरूरी सिर्फ सरकार से उम्मीद रखना जरूरी नहीं है, हमें आम लोगों में सामाजिक स्तर पर घर से ही ये कहा जाए अब इस पर काम करना ज़रूरी है। आपके घरों में बेटियां होंगी, उनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये अपने लेवल से करना अपने आप में ज़रूरी है। लेकिन कुछ दिन पहले अगर हम चलें, कुछ दिन पीछे चलें, कोरोना के समय में पूरा देश, पूरा विश्व ने बुरा हाल देखा, कैसी स्थितियां थीं, कामकाज बंद था। लेकिन अगर हम बात धीरज जी होटल को लेकर करें, टूरिज्म को लेकर करें, क्योंकि पिछले समय में अगर हम 2 साल में बात करें तो एक बड़ा लंबा नुकसान हुआ है व्यवसायियों को। आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी और चुनौतियों से पार आपने कैसे पाया? क्योंकि सिर्फ होटल ही नहीं, टूरिज्म ही नहीं, ये कहा जा सकता है कि भगवान तक के दरवाजे बंद थे, मंदिर बंद थे और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो हर तरह से ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय को नुकसान हुआ, आम आदमी को नुकसान हुआ, और नुकसान हर स्तर पर देश ने झेला। जैसा कि आपको पता है कि विगत 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा है, और इस महामारी के जहां बहुत से लोगों की जानें गई, इसके साथ साथ दुष्परिणाम ये रहे कि व्यवसाय को बहुत भारी धक्का लगा। और विशेष तौर पे मैं अपने व्यवसाय की बात करूं, जो हमारा होटल व्यवसाय है, टूरिज्म व्यवसाय है, ये सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। पहले तो लोगों का आना जाना, लोगों का पर्यटन मतलब करना वो बंद हो गया, और उसके साथ साथ शादी ब्याह के अंदर भी एक लिमिटेशन रही कि 20 लोगों तक या 50 लोगों तक आप कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे व्यवसाय को इसका बहुत बड़ा सेटबैक लगा। लेकिन धीरे धीरे अब जैसे स्थितियां सुधर रही हैं, कोरोना से हम विजय पाने पे कामयाब हुए हैं। आज आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में भी काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और हमें अब एक घूमने की आज़ादी है। अभी हमें फ्री होकर के हम कहीं आ जा सकते हैं। धीरे धीरे इस व्यवसाय में बढ़ेगा, लेकिन उस समय स्थितियां ऐसी थी कि हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। हमारे साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, जिनकी रोजी रोटी थी, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत रही। कुछ लोग यहाँ से, जो लोग बाहर से आए हुए थे, दूसरे प्रदेशों से आकर के हमारे यहाँ काम करते थे, वो लोग चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। कुछ लोग ऐसे रहे कि जो स्टाफ था वो काफ़ी लोग वहाँ पे रह गए, वो अपने ही गाँव में रहे, और कुछ लोग डर की वजह से नहीं आए। और उसके साथ साथ जो व्यवसाय कई लोगों के, जैसे होटल इंडस्ट्री जो है, खासतौर पे मैं कहूँ काफ़ी होटल बंद हो गए, उसकी वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा, और लेकिन अब स्थितियाँ सुधर रही हैं, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सामान्य होगा, और हम फिर उसी तरह से हम अपने कामकाज को देख पाएंगे, कर पाएंगे। सही कहा आपने, क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसी भी थी, बहुत सारे ऐसे होटल्स थे जो बंद हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने घर वापस चले गए, और फिर उन्हें ये लगा कि शायद अगर हम शहर की तरफ भागेंगे अपना घर छोड़कर तो ज़्यादा मुश्किलें होंगी, हमें घर में ही रहना चाहिए और यहीं ही कुछ व्यवसाय या किसी भी तरह का कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। लेकिन धीरज जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत नुकसान हुआ है इस होटल इंडस्ट्री को, इस टूरिज्म को, क्या इससे
इसमें बूस्ट लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं, और कदम उठाए जा रहे हैं तो उससे कितना फायदा हरियाणा के लोगों को हो पा रहा है और इस इंडस्ट्री के लोगों को हो पा रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या थी, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है लोगों का। निसंदेह सरकार की तरफ से काफ़ी कदम उठाए गए, चाहे एक विशेष पैकेज जो सभी उद्योगपतियों को दिया गया, उद्यमियों को दिया गया, एक स्कीम दी गई जिसमें जिन लोगों के काम बंद हो गए थे या जो मंदी की मार झेल रहे थे या जो लोग फंड्स की वजह से अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे थे, तो सरकार ने उनको सस्ते रेट पर ऋण देने की जो घोषणा की। उसके अलावा इस तरह के पैकेज बनाए कि लोगों को रोजगार मिले, तो उससे काफ़ी सारा लगा, लेकिन अभी भी बहुत इस इंडस्ट्री को बूस्टअप करने की ज़रूरत है बहुत। और स्पेशल पैकेज जो है, इस तरह के जो व्यवसाय जो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं, जैसे कि हमारा व्यवसाय है, तो इस तरह के अगर व्यवसाय प्रभावित हुए हैं तो उनको डायरेक्टली एक पैकेज मिले और इसमें ताकि इसमें सुधार हो सके और दोबारा वो व्यवसाय अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि इसमें और ज़्यादा बूस्ट लाया जाए, जिससे इस होटल व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सके और एक बार फिर से चीज़ों को ट्रैक पर लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज गुलाटी जी हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। डॉक्टर मीनाक्षी शांडिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और डॉक्टर एडवोकेट सोमवीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी तमाम चीज़ें, तमाम जो एक्सपीरियंस है उन्हें साझा करने के लिए। हमारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और तमाम सारे सेशंस होंगे जिनमें हम गौ गीता गार्गी से जुड़ी तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ओवर टू यू अतुल। शुक्रिया अनन्या। तो जैसा मैं